तरफ से वार हो रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरे हैं, रतन तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, तकी साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे अनुभवी पीयूष पंत जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत। प्रदीप जी बधाई हो। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। योगी जी आ गए? योगी जी तो है गए कहाँ पे? मतलब दिल्ली आ गए ना? दिल्ली और यूपी का संबंध ही एक भाई छोटे बड़े भाई का। हाँ कहाँ जाना है? नहीं अब तो थोड़ा सुकून होगा ना? सुकून तो पहले भी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं थी तभी तो योगी जी को याद किया ना आपने। दिक्कत थी तभी तो। देखिए सबसे बड़ी तो हृदय में खुशी की बात यह है कि हमारे पास। प्रदीप जी प्लीज अगर फोन पास लेकर आ पाए तो ऑडियो में। जी मेरी आवाज आ रही है? जी अब आई बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा दिल्ली में चलेगा बटेगा तो कटेगा नारा। आदरणीय चावला जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश को बधाई दे देता हूँ कि 40 जो प्रचारकों की लिस्ट जो दिल्ली में करेंगे सब भय मुक्त ईमानदार प्रचारक हैं जो प्रचार करने के दिल्ली में आए हैं और निडर तरीके से प्रचार करेंगे। और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे जो प्रचार करने आए हैं और वो ईमानदार हैं, संघर्षशील हैं और विकास और देश को विकसित लाने के लिए आगे लाने के लिए काम कर। नहीं मैं अभी ना तो रमेश बदूड़ी जी की चर्चा करूंगा, ना अभी परवेश वर्मा जी की चर्चा करूंगा, ना बृजभूषण शरण सिंह की चर्चा करूंगा। अभी ये इसी पे रहते हैं हिंदुत्व पे। ये दिल्ली में चलेगा बटेगा कटेगा? ये तो पूरे देश में चलेगा। पूरे देश में कोई छुट्टी नहीं है। दिल्ली की राजधानी है हाँ। तो पूरे देश को चलाती है और पूरा। आपको क्यों लगता है कि ये बटेंगे तो कटेंगे दिल्ली में भी चलेगा? पूरे देश में चलेगा चावल जी तो। लेकिन झारखंड में नहीं चल पाया था। जागरूकता नहीं, बिल्कुल चला, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चला और अच्छी सीटें आई, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 80 सीटें आएंगी मगर जिस प्रकार से हमारा वोट परसेंटेज वहां बढ़ा तो खुशी की बात है। नहीं आप वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए थोड़ी ना चुनाव लड़ते हैं, आप तो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। अगर 5 जगह चुनाव लड़े, एक हार गए तो क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन फिर आप ही के मुताबिक जैसे आपने कहा कि दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे चलेगा, लेकिन झारखंड में नहीं चला, इसके पीछे की वजह क्या लगती थी आप? चावला जी मेरी आवाज बैक आ रही है मेरे फोन में, इसे ठीक कराई है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो जो लोग बैठे हैं मेरे साथ बुरखे से उठा के ऊपर बेशर्मों की तरह जो दावे करते थे कि हम तो 500 सीट जीत जाएंगे, लोकसभा में चोपड़ा साफ कर देंगे, और बेशर्मों की तरह आगे लोग आगे बैठ जाते हैं। कहां से आ गया पता नहीं जी क्या बोले? मैंने कहा ये बुरखा कहां से आ गया? कुछ होते हैं, कुछ छुपने की कोशिश करते, छुप नहीं पाते तो बेचारे। बुरखे का जिक्र जरूरी है? दोबारा बोलेंगे? मैंने कहा बुरखे का जिक्र जरूरी है क्या? देखिए हमारे भारतवर्ष में ना बहुत तरीकों की तकिया कलाम है। और अच्छा बुरखा तकिया कलाम। एक मिनट अभी इंग्लिश में तो कुछ है नहीं। अच्छा मुझे लगा घूंघट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे। कोई बात नहीं, आपको बुरखा अच्छा लगता है तो बुरखा इस्तेमाल करिए। लेकिन एक बात बताइए प्रदीप जी, हिंदुत्व की पिच पर अब मुकाबला आ चुका है, यानी ये मान लिया जाए? अब देखिए अगर आप मानना चाहते हैं वो अलग बात है, हम तो देश की बात करते हैं। कटोगे तो कटोगे, और ये तो सबको एकजुट रहना पड़ेगा, चाहे देश हो या हिंदू, इसमें कोई आपत्ति नहीं बोलने। आप इधर मोड़ के बोल सकते हैं, बोल सकता हूँ, कोई तो मुझे आपत्ति नहीं। यानी आप खुलकर कह रहे हैं कि हम 80-20 करेंगे? जो भी हो, दिल्ली में उत्तर प्रदेश में देखा हमने, सुना हुआ थोड़ी ना है। हमें समुदाय ने वोट नहीं दिया, मुस्लिम समुदाय ने, क्या रोज करना है? हमें तो सबके लिए विकास करना है, कोई बात नहीं। हमें 29.1% लोगों ने। अगर प्लीज फोन अगर क्योंकि ऑडियो आपका आना बहुत जरूरी है, मैं चाहूंगा कि प्लीज चावला जी आपकी आवाज बैक आ रही। मैं आप प्लीज हेडफोन हटाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी आवाज जी। आपको बैक नहीं आएगी आवाज, आप खुलकर बोलिए। आप क्या कह रहे हैं? मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो इसलिए कटेंगे बटेंगे कटेंगे? नहीं देखिए, जिस प्रकार से देश के अंदर जिस बहुत तरह के जो आज जिहाद हो रहे हैं, हाँ। तो उसमें कोई सवाल नहीं उठता है कि आप बटें, एकजुटता में आए और बटे नहीं। बटोगे तो कटोगे, बट तो हम कट तो रहे हैं। जितने हमारे आसपास भारत नहीं तो चर्चा विकास पर होगी या फिर हिंदुत्व पर चुनाव में?
जो दिल्ली के अंदर बोल रहे थे वो हाँ। एक विकास का मॉडल बोल रहे थे, जिनका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। हाँ। और जो विकास का मॉडल देखना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश चले जाएं। हाँ। उत्तर प्रदेश भी ना जाएं, दिल्ली से नहीं, वहां पे तो बॉर्डर बात तक हो चले रही थी जाएं, ना दिख जाएगा रोहिंग्यों उनको। की, बांग्लादेशियों की, तो सीएम योगी ने ये तो बताया नहीं कि ये रोहिंग्या आई कहां से। ये तो सबको ही पता है कहां से आए, कहां से से नहीं आए? आए। ये तो आपको भी पता है कि जब मुंबई में अटैक हुआ था वो कहां चुपचाप आए थे, हाँ। ये तो आपको ही पता है। तो वो इसी जिम्मेदारी प्रकार किसकी अगर रोहिंग्या आ रहे हैं तो? जिम्मेदारी तो सुरक्षा की भी है, सरकार की भी, और मेरे और आपकी भी है। नहीं, किसकी जिम्मेदारी है बता दीजिए ना। क्या चलो, ये तो जो बॉर्डर पे है उनकी भी है, सरकार की भी है, मेरी और आपकी भी है। नहीं, गृह मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं? मैं तो कह रहा हूँ आपके सामने, अभी कह रहा हूँ ना, सरकार की भी और मेरी और आपकी भी है। तो गृह मंत्रालय की नाक के नीचे आप ये कह रहे रोहिंग्या आ मेरी गए। बातों को पकड़ नहीं रहे, आप अपनी बात को बड़ी कर रहे हैं। मैंने कभी जो शब्द कहे हैं, अगर आपको लगता है समर्थन लायक है तो करें, वरना आप रिपीट करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आज अभी चंद सालों से आ रहे हैं ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या, अभी से आ रहे हैं क्या आप ये? प्रभु राम की कृपा से आपकी 2014 से सरकार है, नहीं, तो प्रभु राम की कृपा 2014 से बिल्कुल, 24 तक 2014 अगर से रोहिंग्या आ रहे हैं जो तो फिर 33 वो जिम्मेदारी साल से आपकी रह भी तो रहे होगी ना। चावला जी, जो 33 साल से रह रहे, 20-20 साल से आ रहे, 15 साल से आ रहे, आना जाना कर रहे हैं बॉर्डर पे से। आप बॉर्डर पे फेंसिंग कितनी हो चुकी है, हाँ। जो कांग्रेस को अपने टाइम में फेंसिंग पूरी करनी चाहिए थी। हाँ। ये तो मैं शायद आपको पता होगा या नहीं पता, मुझे नहीं पता, कि हमारा जो बॉर्डर लगता है धरातल पे कितने किलोमीटर का, तो शायद आपको पता होगा। और मैं तो कहूंगा कि नहीं, आप 7,000 आपके किलोमीटर पर चैनल तो के माध्यम से कोई इस उस देश पर- को बताएं। हाँ, मैं तो हाँ, चाहूंगा इंडिया वॉइस के माध्यम से पता लगे कि हमारा धरातल ठीक। पे बॉर्डर कितने किलोमीटर का है। नहीं, आप इस बात को लेकर बेफिक्र रहें, मैं बता दूंगा कि कहां पर जो है वहां पर जो है नहीं, मैं बाढ़ बता तक देता नहीं हूँ, लगी। 17,000 नहीं, किलोमीटर से ये- ऊपर का बॉर्डर एरिया है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप ही की थी मैं ना सर? सुरक्षा की बता रहा हूँ आपको, मैं ठीक, एक सुरक्षा की बता रहा हूँ मिनट, टकी मैं। साहब आ जाए, एक मिनट टकी साहब मैं को बता भी रहा हूँ सुरक्षा, मैं पूरा कर दूं चावला जी, आपको अधूरा नहीं जाने दूंगा मैं। आप सवाल छोड़ के आप आगे निकल जाते हो ना। 17,000 किलोमीटर से ऊपर की धरातल पे सुरक्षा करती है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी जी। भी और लोकल पुलिस भी। जी। हर जगह अमित शाह जी खड़े नहीं हुआ करते हैं। कुछ बॉर्डर ऐसे भी हैं जो एक घर इधर और एक घर उधर भी है। तो इस प्रकार से आप जनता को भ्रमित ना करें कि रोहिंग्या अच्छा, कहां तो से आ मैं रहे हैं, भ्रमित कर रहा हूं। बांग्लादेशी कहां से आ रहे हैं। अच्छा, मैं भ्रमित कर रहा हूं जी, और बिल्कुल आप कर रहे आंकड़ा हैं तो आप। दे नहीं रहे कि कितने मैं रोहिंग्या बिल्कुल पूरे देश में। एप्लीकेशन लगा रहा हूं। नहीं, पूरे देश में कितने रोहिंग्या, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। ओपनली लगा रहा हूं मैं कि चैनल पे बैठ के देश को भ्रमित और झूठ बोल के दिखाया जा रहा है कि बॉर्डर किस प्रकार से है। प्रदीप आपको जी, नहीं पता, बताइए देश प्रदीप को, जी, जो अभी क्यों विक्टिम कितने कार्ड खेल किलोमीटर रहे हो? सीधी बॉर्डर कर रहा है अभी क्यों बांग्लादेश का? विक्टिम कार्ड खेल रहे हो आप? नहीं, रोहिंग्या victim रोहिंग्या कार्ड कह रहे हैं और मैं बता आपको तो दीजिए बता रहा कितने हूं। रोहिंग्या मैं पूरे आपकी देश में। knowledge के लिए बता रहा हूं। आप इतना नाराज हो जाते हैं, सवाल पूछ लिया नाराज तो। नहीं हो रहा हूँ, ये चैनल भ्रमित करता है इस देश को। जो यहाँ बोल के आपने कहा ना कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अच्छा, और तो पुलिस मुझे की नहीं मालूम था गृह मंत्रालय की फलाने जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है। मुझे तो नहीं बॉर्डर मालूम था बताइए, प्रदीप बॉर्डर जी। किस प्रकार है बांग्लादेश और भारत का। ओके तकी साहब रहेंगे आप। मुझे नहीं मालूम था कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं। आप इतना गुस्सा क्यों हो गए तकी साहब? चावला जी, गुस्सा नहीं है। तकी साहब जी बताइए सर। अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगा ले, चैलेंज स्वीकार है सीएम योगी का? जी बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी यमुना में डुबकी लगाएंगे अपने कैबिनेट के साथ, उसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी आना पड़ेगा, गृह मंत्री को भी आना पड़ेगा, रक्षा मंत्री को भी आना पड़ेगा। जो बीजेपी के 5-7 एमपी हैं दिल्ली से, उनको भी आना पड़ेगा और हमारे प्रधानमंत्री को भी आना पड़ेगा। तो क्योंकि इसकी तो कलेक्टिव जिम्मेदारी नहीं, है। जब आपने ये वादा किया था तब ये जब- टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं थी। नहीं क्यों, ये हमने कहा था दिल्ली सरकार के सहयोग से और यूपी सरकार के सहयोग से जो है यमुना को साफ आपने करेंगे। ये इनसे कहा था पूछिए- कि हम यमुना को साफ कर देंगे, वो कह रहे हैं डुबकी लगा के दिखा दो, चैलेंज स्वीकार करो। देखिए इनसे पूछिए, अपने काबिल जो बीजेपी प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने यूपी सरकार के साथ, दिल्ली सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ कितनी बैठकें की यमुना को साफ करने के लिए। तो आप फिर में आप सर, इन्वायरमेंटल इश्यूज आर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज मेजर। क्या यमुना वही गंदी है जहाँ दिल्ली में है? क्या यमुना उत्तर प्रदेश में आगरा में नहीं, आके तो साफ हो जाती है? ये फॉर्मूला आपको पहले नहीं मालूम था जब आपने ये वादा किया था तो हम यमुना साफ कर देंगे? नहीं, हमने पहले दिन ये कहा था कि हम सहयोग केंद्र सरकार के आपके सहयोग मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऑन एयर बोला है कि मामले में यमुना वजीराबाद तक यमुना जी साफ आती है, उसके बाद गलती हो जाती है। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने नहीं कहा ये बात।
या मैं बोल लूं या आप बोल लो, एक आदमी बोल लिया तो फिर नहीं सर, आप ही बोलिए, मैं तो एक सवाल दे रहा हूँ अभी आपको, बोलिए, मैं मैं सलाह ना दीजिए। नहीं, ताकि आपने सलाह अपने बार रखिए आप। ताकि जी एक मिनट रुकिए ना, मुझे ताकि चावला जी को जवाब देने दीजिए। ताकि जी जवाब तो दीजिए, कब जा रहे हैं यमुना में डुबकी लगाने? मैं यमुना में डुबकी आज ही जा रहे हैं निकलने के लिए। आप आज प्रधानमंत्री जी को कहिए और गृह मंत्री जी को कहिए, सबसे कहिए हम आज ही नहीं, वो निकलवा तो लें। आप प्रयागराज में और लगा रहे हैं डुबकी, दूसरी- मैं देखिए तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। दूसरी वो बात, देखिए एक आपको तालाब- तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, सीएम वो योगी दिख अपनी रही। कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगा रहे हैं, तो आप भी अपनी कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगाइए ना। वो प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं संगम किनारे, देखिए। देखिए, गंगा से एक छोटा सा तालाब काट के उसमें डुबकी लगा के फोटो डाल देना, इसका मतलब ये नहीं गंगा पूरी साफ हो गई है। गंगा अच्छा। क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गंगा के बारे में टिप्पणी करी है, वो हम आप सब जानते हैं कि जिस तरह से गंगा साफ की जा रही है। 100 साल एक गंगा साफ करने में, और इनकी मंत्री थी एक उमा भारती जी, उनको 20,000 नहीं, कुल करोड़ मिला के रुपए आप ये दिए थे। बताओ, ये यमुना को साफ करने की भी जिम्मेदारी आपकी है या फिर वो भी नहीं है? यमुना साफ करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी सर, है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। दिल्ली में चोरी होती है तो आप कहते हो कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जी। ये बताइए, आपके आपको सड़क बनानी होती है तो आप कहते हो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। कूड़े का ढेर लगा होता है तो आप कहते हो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लोकायुक्त लगाना होता है तो कहते हो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। यमुना होती है तो आप कहते हो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर चुनाव किस बदौलत लड़ रहे हो आप तकी साहब? तिलक चावला जी, आप मुझे बताइए, यमुना कितनी लंबी है दिल्ली के अंदर, और इन्होंने काले कानून लाके हमारे सारे अधिकार छीन लिए। हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, झूठे आरोप लगा के हमारे लोगों को जेल में डाला। तकी साहब, इस बात की जहाँ क्या चवन्नी गारंटी का- अगर फिर चुनाव चवन्नी जीत गए का- फिर ये बहाने नहीं मारोगे आप? चवन्नी का भ्रष्टाचार नहीं साबित कर पाई। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त कट्टर रतन बेईमान तिवारी, ये पार्टी कौन है। सा खेल चल रहा है? एक मिनट, सामने जी, ये देखिए, मैं एक दिखाया मिनट, जाता हूँ। एक कुंभ के मेले में काला बाजारी चली दुकानों की, जो दुकानें 500 से 1000 में दी गई है, बीजेपी के लोग उसको 15,000 का 20,000 का बेच रहे। योगी जी के नाक के नीचे हो रहा है, उनके मंत्री नंदी जी कर रहे हैं, और यहाँ चुनाव रैली कर रहे हैं, वो वादे कर रहे हैं। कुंभ के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार योगी सरकार की नाक के नीचे उनके मंत्री कर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब तिलक जी, इससे जो है यमुना सफाई पे बात ना की जाए। ये नहीं, दिल्ली से आप ये सीधा बताइए, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। आप इसकी फोटो दिखाइए ना। दिल्ली की जवाब आपने नहीं है, वहाँ जवाब एक देश गड्ढा की नहीं है। खोदा, उसमें पूरा पेमेंट चला गया। आपने कहा यमुना साफ हो गई। आप ये बताइए, वहां तो भ्रष्टाचार चल रहा चरम पे। ना हम लोगों को खाना दे पा रहे, ना वहां को पानी साफ दे पा रहे, ना उनको ब्लैंकेट दे पा रहे। लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, वहां के ऊपर लोग मर रहे हैं वहां पे। और यहाँ योगी जी प्रचार कर रहे हैं, चुनावी बातें कर रहे हैं, डींगे मार रहे हैं। कैसे योगी की नाक के नीचे महाकुंभ के अंदर इतनी बड़ी चोरी हो रही है? कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है दुकानों के नाम पे? 1500 की दुकानें, 2000 की दुकानें 25,000 की 50,000 की नीचे जा तो रही है। मतलब आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछें, दिल्ली के बारे में बात ना करें आपसे, ये चाहते अरे हैं आप उत्तर प्रदेश बात करिए। नहीं, ये चाहते हैं कि आपसे दिल्ली के बारे में ना बात करें। दिल्ली के बारे में आप बात करेंगे तो आप कहीं और चले जाएंगे किसी प्रदेश में। एक मिनट, रतन तिवारी रहेंगे आप। एक मिनट, तकी साहब, तकी साहब, तकी साहब, तकी साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप भी जाइए और अपने केजरीवाल जी को भी लेकर जाइए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपको प्रदीप जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए तकी साहब, एक मिनट। तकी साहब, मुझे नहीं मालूम आप महाकुंभ गए हैं नहीं गए हैं, लेकिन अब वो जो फोटो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें तो सर यहां पर अगर 1000 लोग भी इकट्ठे होंगे ना मेले में, वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। वहां पर मालूम है कितने तादाद आ रही है? 45 करोड़, यानी कि 1.5 अमेरिका। एक मिनट रुकिए ना तकी साहब, आपने बोल लिया, एक मिनट, आपने महाकुंभ के ऊपर कोट किया, मैं तभी कह रहा हूं यह कोई पार्टी का विषय नहीं है। जब आम आदमी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी ना, और फिर जब बीजेपी या कांग्रेस कोई दल पैदा नहीं हुआ, तब से ये महाकुंभ चला आ रहा है। जी, चला आ रहा है ना, तो फिर ये मत कहिए कि व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, ठीक? और जब ये व्यवस्थाएं ध्वस्त है, रुक जाइए, नो नो नो, एक मिनट, नो, ये तस्वीर आपने दिखाई पहले, रुक जाइए तकी साहब, एक मिनट रुक जाइए। ये तब ध्वस्त नहीं थी जब 2013 में आजम खान को जिम्मा दिया था महाकुंभ का, तब ध्वस्त नहीं थी ये, महाकुंभ तब शानदार व्यवस्थाएं थी। बीजेपी ने शोर मचाया था। तकी साहब, बीजेपी खामोश बैठ गई थी क्या? तकी साहब, इसलिए ये तस्वीरें जेब में रखिए, ये यहां पे मत दिखाइए। ये महाकुंभ किसी राजनीतिक दल का नहीं है, और अगर आप इसे बीजेपी का बनाना चाह रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। अब तो बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके अंदर। तो आप चले जाइए, दिक्कत क्या है? जाइए, स्नान करके आइए, आपको रोका है क्या? आप भी जाइए, डुबकी लगाइए, तस्वीरें बनाइए, जिसके ऊपर ये बात आ रही है। आप भी जाइए तकी साहब, जाइए, किसने रोका है? लगाइए डुबकी और तस्वीरें खींच के डाल दीजिए सोशल मीडिया, आपका ज्यादा एक्टिव है।
देखिए तिलक चावला आप जी, इधर देश सर के ये मत खेलिए, ये महाकुंभ के मामले में मत खेलिए तकी साहब, प्लीज मेरी गुजारिश है। ठीक, रतन तिवारी जी, अब मुझे नहीं मालूम आपके ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, लेकिन किसी अच्छे पंडित को दिखा दो। वैसे मानते हो तो पता नहीं, अब बाकी आपका विवेक। ये राहुल जी अभी तक प्रचार में वो सुनने में आया, फिर तबीयत नासाज हो गई, और ये कभी योगी जी आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आ रहे हैं, वहां मोदी जी कमान संभाल रहे हैं, कभी अमित शाह जी, और आपके तो अभी वो मैदान में ही नहीं दिखाई दे रहे। तिवारी जी चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग खुद चाह रहे हो कि केजरीवाल ही लड़ सकते हैं, इनको लड़ने दो? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर चावला जी, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों ने दिल्ली को बारी बारी से लूटने का और ठगने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से दिल्ली का कैंपेन शुरू किया है। हमने दिल्ली के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर दी। हमने महिलाओं को 2500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालने का वादा कर दिया, और हम शीला दीक्षित के एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं। उनके किए हुए विकास कार्यों को हम लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली में अगर कोई मेट्रो लाया, अगर मेट्रो में अगर दिल्ली की जनता सफर करती है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, शीला दीक्षित की देन। हमने यमुना को स्वच्छ बनाया, हमने दिल्ली को स्वच्छ बनाया, हमने दिल्ली में काम किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, या जब से आम आदमी पार्टी की सरकार में आई, तो ये दिल्ली के लोगों को ठगने का। और लेकिन तिवारी जी 2015 और 20 में नहीं बताया था कि शीला दीक्षित के विकास कार्यों के बारे में आपने जनता को? मैं तो वही कह रहा हूँ कि देखिए चावला जी, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, और तरह तरह के आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने सत्ता पे काबिज हुई। और उसके बाद आज तक शीला दीक्षित के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए, वह स्वर्गवासी हो गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ये बता नहीं पाई कि उनके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे थे या कौन से भ्रष्टाचार हुए थे। और मैं बार बार इनसे कहता हूँ, आम आदमी पार्टी को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने का अगर काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन दिल्ली को सुधार नहीं पाए। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रही है, और हम दिल्ली जीतने जा रहे हैं। नहीं, आप सीरियसली लड़ रहे हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली, देखिए, ये दिल्ली का चुनाव है, और दिल्ली में हमारे नेता लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी की जहाँ जरूरत है, राहुल गांधी जी वहां। अच्छा, राहुल गांधी की अभी जरूरत ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल, राहुल गांधी की जहाँ जरूरत है वहां प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार भटनागर जी बुरखू की बात कर रहे थे, जिस प्रकार तरह तरह की बात कर रहे थे कि इन्होंने जो वादे किए, हम तो कहते हैं वादे तो आपने किए थे ना 400 पार के, 400 पार नहीं 240 पे आके रुक गए। आपने इस देश के संविधान को चकनाचूर करने की बात की, आपने संविधान को बदलने आपको की लगता बात है कि केजरीवाल को आप टक्कर दे पाएंगे? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अभी सत्ता में तो केजरीवाल है ना, शायद मुझे लग रहा है आप भूल रहे हैं। केजरीवाल को टक्कर दे पाओगे तिवारी जी? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी को टक्कर और टक्कर नहीं देने की कोई बात नहीं है। दिल्ली में परिवर्तन कैसे हो, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बने, हम उस पर काम कर रहे हैं, और लगभग हम आगे निकल चुके हैं। और अच्छा, आगे भी निकल गए? कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। नहीं, जीरो से आगे निकले हो या फिर अभी कहाँ आगे निकल गए? देखिए चावला जी, अभी आपको भटनागर जी ने खरी खोटी सुनाई, आप उसी प्रकार आपको थोड़ी देर तकलीफ हुई। देखिए तिवारी जी, ऐसा है ना, ऐसा है, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा विक्टिम कार्ड पता है क्या होता है? ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचिए कि मैं सवाल पूछने में रहम करूंगा तो ना भटनागर जी, ना तिवारी जी, और ना तक्की साहब। ठीक, मुझे मालूम है पत्रकारिता धर्म क्या है। ये आप लोग मेरे साथ मत खेला करिए। नहीं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा इज्जत करते हैं, और आपसे आपकी जो सवाल होते हैं निष्पक्ष होते हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं। मैंने कई चैनल पे कई बार आपको मैंने कहा है कि आप जैसे पत्रकारिता को मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन मैंने ये कहने का मेरा तात्पर्य था कि जिस प्रकार भटनागर जी आपको रोक रहे थे क्योंकि आप सवाल पूछ रहे थे और सच्चाई पूछ रहे थे, तो तिलमिला गए। तो मैं चावला जी की चीज कहना चाहता हूँ कि सब लड़ रहे हैं। तिवारी जी आप बता दो
आप बता दो कि समुद्र जो एरिया बॉर्डर है कितना है भारत का, वो बता दो। अभी बॉर्डर एरिया पे रुकिए, अभी मैं पीयूष जी को ले आऊं नहीं, इसमें नहीं, चर्चा। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। लेकिन आप लोग विद्वान हैं, आप लोग विद्वान हैं। एक बताओ तो। तकी साहब एक मिनट रुकिए ना, तकी साहब, भटनागर जी और तिवारी जी, मैं बता देता हूँ। आप लोग सब विद्वान व्यक्ति हैं, आप लोगों जितना मैं विद्वान हूं नहीं। नहीं चावला जी आपसे नहीं पूछना मुझे। एक मिनट रुकिए ना भटनागर जी, अभी रुकिए ना, पूरा आंकड़ा दूंगा, रुक जाइए। अभी मैं वो आंकड़ा दूंगा जो आपने सुना नहीं होगा, आपके आगे काम आएगा। एक मिनट रुक जाइए। मैं तिवारी जी एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं अपने वरिष्ठ के पास जा रहा हूं। आपने जैसे कहा ना कि अभी भटनागर जी क्यों, एक रणनीति होती है। मुझे भी 18-20 साल हो गए सर। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, समझते हो तिवारी जी? अभी भटनागर जी वही कर रहे थे। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, वो वही कर रहे थे। जब सवाल का उत्तर ना हो तो सामने पत्रकार पर अटैक कर दो, क्योंकि सवाल का उत्तर गुम हो जाए। आ रहा हूं भटनागर जी। पीयूष जी, सर दिल्ली में काबा, दिल्ली में तिलक जी तू मैं बा। हाँ। ये जो है कि आम आदमी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए तू मैं का सिलसिला, ये जब शासन करते थे, जब सरकार थी तब भी वही चलता था कि तूने मुझे नहीं करने दिया, वो कह रहा तूने ये कर दिया। अब भी वही चल रहा है, अब भी वही हो रहा है जी। और वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है। अभी योगी जी आए तो वो देखिए सबसे बड़ी बात वो लगे आरोप लगाने लगे कि बिजली को लेके कि साहब बिजली तुम्हारे यहाँ इतनी नहीं आती, वो कह रहे तुम्हारे यहाँ। अरविंद केजरीवाल एक सभा को संबोधित करें, तुम्हारे इतनी नहीं आती, 8 घंटे नहीं आती है। बिजली के रेट को लेके जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलने लगा, जबकि हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तुलना में ज्यादा बिजली के रेट है। और लेकिन वो जोगी जी कहने लगे कि साहब तो दिल्ली में तो इतनी महंगी बिजली है, 9 रुपए बिजली है, और जो 200 रुपए यूनिट फ्री है उसकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। और यहाँ पे जो सड़कें टूटी हुई, दिल्ली में जो सड़कें हैं, जितनी भी मुख्य सड़कें, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का फेलियर है उसमें कि वो उसे मेंटेन सही नहीं किया। लेकिन सड़कें तो बहुत पहले से दिल्ली की अच्छी सड़कें हैं। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, सिर्फ आप लखनऊ की मेन सड़क छोड़िए, आप नोएडा छोड़िए, नोएडा तो भाजपा के नहीं है। दिल्ली की सड़कें तो तब भी शानदार हुआ करती थी जब आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब भी होती थी शाम। वही मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की सड़कें सबसे अच्छी है, लेकिन निश्चित रूप से मेंटेनेंस आम आदमी पार्टी ने वो किया नहीं है, क्योंकि वहां वो यही कहते थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो भारतीय जनता पार्टी है साहब, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, पीडब्ल्यूडी का काम तो दूसरा काम होता है। तो ये एक जिम्मेदारी अपनी को शिफ्टिंग करने का सिलसिला भाजपा भी करती है और जो है कि आम आदमी पार्टी। पीयूष जी, आपका बहुत लंबा तजुर्बा है, ये जो सीएम योगी के आने से क्या वाकई विपक्षी खेमे में खलबली है? हाँ नहीं, देखिए थोड़ी बहुत खेमे तो खलबली होगी निश्चित, इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ जो है कि वो एक कम्युनल लाइन पे हमेशा जो है बात करते हैं और वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली एक दूसरा राज्य है। दिल्ली में जो यहाँ की जनता है वो बहुत से राज्यों की जनता है और यहाँ वो जो प्रभावित उस तरीके से कम्युनलाइज नहीं हो पाती है। ये हमने 2015 में भी देखा, नहीं सॉरी 2020 में देखा, जब आप देखिए शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था। उस टाइम में अमित शाह जी के आप अगर भाषणों को याद करिएगा तो किस तरह से कहा गया था, पूरी बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए, बिल्कुल करंट लगे सीधे। उसके बावजूद जो है आम आदमी पार्टी 62 सीटें लेके आई थी और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। तो यहाँ दिल्ली में पोलराइज होना बहुत मुश्किल होता है देखिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यूएसपी यही है कि वो पोलराइज करते हैं, हर जगह का चुनाव करते हैं। मुझे नहीं लगता दिल्ली में, ये बात आपकी सही है और जो आपने सवाल किया तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के कैंप में खलबली तो होगी। खलबली है तकी साहब? जी हाँ खलबली होगी। पीयूष जी कह रहे हैं खलबली है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बीजेपी का, उन्होंने योगी जी को भेजा प्रचार करने के लिए। हमारा जीतना और आसान हो जाएगा। इतनी बारी शाहीन बाग में बिरयानी का ठेला लेके आए थे और कुछ नहीं कर पाए। तो योगी जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो रही है। अब चाहते इनकी और वहाँ सभाएं बढ़ाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी वहाँ 12-13 सभाएं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी 3 सभाएं कर रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी क्या कहना चाहती है
ये प्रधानमंत्री जी कम प्रभावशाली है योगी जी से, या योगी जी को जो फंसा रहे कि वहाँ आम आदमी पीयूष जी, पार्टी जीत जाएगी, लेकिन योगी का वही पत्ता तकी काट साहब, देंगे। एक मिनट, एक मुझे बयान याद आया। मतलब केजरीवाल जी जो है ना, सियासत में मैंने पहले भी कहा कि उनसे सीखना बहुत जरूरी है ना। कहते थे कि जहां ना पहुंचे कभी वहां उस तरह का था, लेकिन केजरीवाल जी जो 10 गुना आगे पहुंच जाते। जैसे उन्होंने एक राजनीतिक भविष्यवाणी की, कई भविष्यवाणी कर चुके हैं। जैसे गुजरात में गए, बोले कितनी सीटें आ रही हैं, वो नहीं बताया कि वो तो मैंने बीजेपी का नंबर दे दिया बाद में। वो पीयूष जी जैसे लोकसभा चुनाव से पहले गए, बोले जी ये लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी को हटा देंगे जी, हैं हटा देंगे जी, लिख लो जी, हटा देंगे। हाँ। हैं मतलब सियासी सुर्खियों में आने अमित के शाह। लिए जितना राहुल गांधी नहीं उतना तो केजरीवाल अकेले, सारे मुख्यमंत्री एक तरफ और केजरीवाल एक तरफ होते हैं। देखिए कितनी कोशिश की उनको हटाने के लिए, एक मिनट बार-बार तकी सारे मंत्री दिल्ली साहब, के, तकी साहब, हमें भी मालूम है ना राजनीति में गुब्बारा कैसे फुलाते नहीं हैं, है यूपी ना? के इतने मंत्री भाग के दिल्ली आते हैं बार-बार। एक मिनट तकी साहब, एक महीने में 4 तकी बार। साहब 2017 से तो कई बार हटा चुके हो सीएम योगी को, है ना। आप ये देखिए, और आज भी सबसे ज्यादा डिमांड है उनकी। अगर यूपी की सरकार जिस राज्य में जाओ सबसे ज्यादा डिमांड भाजपा ही कहते हैं कि किसी और को बुलाओ मत, बुलाओ सीएम योगी को बुला देना। चावल आप एक सवाल का जवाब दीजिए। ताकि साहब मैं जवाब देने के लिए थोड़ा बैठा हूं। सुन लीजिए आप। एक मिनट, पीयूष जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास। एक अगर मिनट। योगी जी इतने प्रभावशाली है तो उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें क्यों कम हो गई एमपी के चुनाव में, और दोबारा जब योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा के एमएलए की सीटें कम हो गई। तकी साहब, योगी जी खुद बुलडोजर चला रहे हैं तकी उत्तर साहब, प्रदेश के अंदर बीजेपी के ऊपर। आप कई राज्यों में योगी जी केजरीवाल के सबसे नाम पे चुनाव लड़े। प्रभावशाली एक मिनट विद्वान व्यक्ति हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हर चुनाव एक जैसा नहीं होता ना, आप समझते हैं। और ऐसा अगर हर एक चुनाव एक जैसा होता तो कई राज्यों में आप सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव लड़े, आपकी अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हुई, फिर मैं क्या मान लूं, क्या मान लूं? आप अरे जिस वहाँ- दिल्ली में सत्ता पर राज कर रहे हैं वहां पर एक सीट नहीं नसीब कर पाते आप लोकसभा की, क्या मान लूं? समाजवादी पार्टी सर ये तर्कों पर बहस करिए, रुक जाइए। पीयूष जी अपनी बात करेंगे, फिर तिवारी जी आपके पास। सर मैं कुतर्कों पे बहस नहीं करना चाहता, प्लीज। अरे ठीक है, कुछ तरह क्या है? नहीं तो आप कह रहे हो ना केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई आपकी, फिर मैं क्या मान लूं? अरे योगी जी के चेहरे पे, अगर योगी जी के चेहरे पे दोबारा तब तो वहां तो कम से कम उतनी सीटें ले आए। अगर आप भी कह रहे हो कि 32 सीटें कम हैं तो फिर तो भैया राजनीतिक ज्ञान को मेरा नमस्कार। पिछली बार योगी जी आए थे बिरयानी लेके, तकी साहब, बिरयानी का ठेला लगाया था उन्होंने। तकी साहब 2020 एक इंटरनल में। खबर बताऊं, आज की क्या तारीख हो गया? नोट कर लेना, हाँ, आज नोट की कर तारीख लिया। नोट कर लेना। जहां का जिसका जिक्र कर रहे हो, मेरे सहयोगी ने मुझे एक इंटरनल रिपोर्ट दी, प्रदीप जी नोट कर लीजिएगा जरा। जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हो ना, वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए अभी फिलहाल तीसरे या फिर चौथे पायदान की लड़ाई है। अभी आप अमानतुल्लाह खान को जानते नहीं है। मैं अभी रुक जाइए ना सर, आज आप भी नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर रहा हूं आज की तारीख और वक्त। नहीं, आप जो इशारा कर रहे हो सोचिए मैं वो हाँ अभी रुक जाइए, वहां एक नया आविष्कार हो रहा है। उल्टे ही मिलेंगे। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सहयोगी नहीं बताई है, ठीक। अभी चमत्कार को नमस्कार सब लोग करेंगे, अभी रुक जाइए। पंत जी प्लीज अपनी बात रखिए, फिर तिवारी जी आ रहा हूं, भट्टागर जी। पंत जी ये क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस को कहां इस फाइट में देख रहे हैं आप? ग्रहण क्षेत्र थोड़े ठीक नहीं चल रहे। मुद्दों से भटकाने का काम करने में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा माहिर है। हाँ। और लगातार भटकाती रहती है। और अभी तक तो जो था कि देखिए सारा कुछ जो था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल का जो कमबैक का जो होता है वो मोटा मोटी जो है उनका जो मुफ्त की जो वो सुविधाएं देते हैं दिल्ली की गरीब जनता को या लोअर मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को, महिलाओं को, उसकी वजह से होता है। और इसीलिए हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी भी जिनको जो है कि रेवड़ी कहती रही, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेवड़ी कहा था, काफी कंडेम किया था आम आदमी पार्टी की उन योजनाओं को, वो और आगे बढ़ चढ़ के जो है वो राशि और बढ़ा के उसने अपनी घोषणा पत्र दे दिया है करने के लिए। तो ठीक है, ये मुद्दे हैं जो उनको राशन मिलना चाहिए लोगों को, अगर गरीबी है, लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, उनको सुविधाएं कांग्रेस को कहां खड़ा पा रहे हैं सर तो इस पे। लेकिन अब उसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है भाजपा की तरफ। योगी की एंट्री से ये साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने को कमजोर देख रही है आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में दिल्ली में। तो अब वो सीधे सीधे पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। पीयूष जी कांग्रेस को कहां खड़ा पा रहे हैं?
हाँ, वही मैं आ रहा था इस बात में तिलक जी। कांग्रेस की स्थिति आपको याद होगा, आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी होगी निश्चित रूप से, मैंने भी पढ़ी है, वो कहानी बचपन में ही पढ़ी थी। आपको याद होगा, दो बिल्लियों की लड़ाई की रोटी को लेके, और बंदर जो है उनकी लड़ाइयों में जो है बंदर जो है रोटी उठा के भाग लेता है, वो टापती रह जाती है। कांग्रेस वही बंदर रूपी देखिए बैठा ताक रहा है कि ये दोनों जो है, इन दोनों के आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं और जिस तरह का है, तो हम जो है उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा, ये इस उम्मीद में है। इसलिए जैसे बंदर डाल पे बैठा रहता है, छलांग नहीं लगाता है, कांग्रेस भी उस तरह छलांग नहीं लगा रही है, उस तरह से कैंपेन नहीं कर रही है। हाँ। लेकिन उम्मीद लगाए बैठी है कि साहब अभी तो ये तिवारी जी नहीं, बिना कर्म के ही फल मिल जाएगा। हाँ हाँ, यही हो रहा है। कांग्रेस की तिवारी जी यही कहानी है। यहाँ तो नहीं, ऐसे ही बिल्कुल लड़ रहा है कि भैया की लड़ाई में जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, आप सिर्फ रेफरी की भूमिका में है या फिर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और सुपर ओवर का मजा ले रहे हैं। देखिए तिलक जी, यह अपना अपना दृश्य हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ता जिनको टिकट मिला है वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर टिकट उनको मिला है और अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर। ताकि साहब लग रहा है आपको ये कांग्रेस लड़ रही है मजबूती से? कांग्रेस अपना खाता खोल दे, उसकी सबसे बड़ी चीज यही होगी। कांग्रेस एक चीज के लड़ रही है कि जीरो से आगे बढ़ जाए। नहीं, आपको इस बार भी उम्मीद है कि खाता भी नहीं खोल पाएंगे? कांग्रेस की जीत यही होगी, उसको एक सीट और मिल जाए, वो उसी को जीत समझ रही है। वो न्यू, उसके लिए न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल वही एक सीट अगर वही एक सीट अगर नई दिल्ली हुई तो, अगर वही एक सीट नई दिल्ली हुई तो तकी साहब, वो एक सीट कहीं जाएगी और भी हो सकती है। नई दिल्ली तो दिल्ली हो, वो एक सीट कहीं भी हो सकती है और एक सीट से तो फर्क नहीं पड़ने वाला। रतन जी वो कह रहे खाता नहीं खोल पाओगे, चैलेंज है। चावला जी, मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ इसी चैनल पे। इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं और इनकी सरकार जो है अब जा रही है और जब परिणाम आ जाएगा तो मुझे बुला लेना। इनकी जो तिलमिलाहट थी, जो इनका कमेंट था, इन्होंने कांग्रेस को बहुत क्षति पहुंचाई। इन्होंने गुजरात में, चाहे हरियाणा में, जहां जहां कांग्रेस को क्षति पहुंचाई, कांग्रेस पार्टी इन्हें समर्थन देती रही, इन्हें संभालती रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने जा रही है और अब दिल्ली आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं तिलक जी, इनकी कांग्रेस की कुछ सीटें आए, ये बेचारे बहुत दिन से पाई हुई हैं। कैसे खाते खुलने चाहिए इनसे? क्या कह रहे तकी साहब? खाता हमारी हमदर्दी है कांग्रेस साहब, हम चाहते हैं कुछ सीटें इनकी आए। नहीं, आप चाह रहे हैं इनकी कुछ सीटें आए? हम कुछ सीटें इनकी आए, कुछ ये खाता खोले अपना, कुछ बीजेपी से अच्छी सीटें आए चाह रहे हैं इनकी। आप ये चाह रहे हैं इनकी सीटें आने का मतलब समझते हैं आप? सरकार हमारी बनेगी। सीटें आने का मतलब ये हुआ कि आपका वोट बैंक खत्म होना? नहीं, इनकी सीटें, इनके साथ बहुत सारे बीजेपी के वोटर भी हैं जो कांग्रेस से कई बार शिफ्ट होकर बीजेपी आ जाते हैं। नहीं, आप खुलेआम ऐसे पगड़ी उछालेंगे कुछ तो घूमने लेंगे, कांग्रेस के पास है नहीं। ताकि साहब इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। आप अपने पुराने सहयोगियों का कम से कम सम्मान तो रखिए। नहीं, सम्मान हो रहा है, अभी सम्मान करने की बात कर रहे हैं। ये तो रतन जी सहन कर रहे हैं, पुराने जमींदार लोग हैं। इनकी जीत की मनोकामना रखते। नहीं, ये कौन सा सम्मान हुआ? पगड़ी उछाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं आप ऐसे माहौल उड़ा रहे हैं कांग्रेस का। कल को फिर इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्र में आज भी कांग्रेस के साथ हैं, ऐसी बात हुई ना। नहीं, आप तो पता ही नहीं चलता ना किस राइट हैंड को नहीं पता चलता लेफ्ट हैंड किसके साथ है। यही तो अरविंद केजरीवाल है। अपनी जादूगरी है ये। नहीं, ये गजब की जादूगरी है आप लोगों ने, है ना? कि पंजाब में कहते हो अस्सी तुसी है और फिर लस्सी। देखिए गजब खेल खेलते हो यार आप लोग तकी साहब, है ना? अभी कह रहे हो कि केंद्र में तो हमारे साथ ही हैं और चौराहे पर खड़े होकर रोज उनकी पगड़ी उछाल रहे हो और तिवारी जी को कह रहे हो खाता नहीं खोल पाओगे। ये कौन सी दोस्ती है? माखौल उड़ा रहे हो। अब देखिए, दिल्ली की जनता को तय करना है किसका साथ देना है। दिल्ली जनता तय करेगी, आप ज्यादा दूर नहीं रह गए। चलिए ठीक है, अगर तिवारी जी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, फ्रेंडली मैच खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रदीप भटनागर जी, यस सर, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप सीएम योगी का जिक्र कर रहे थे और केजरीवाल जी का, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट की बिजली का बिल 2000 रुपये आता है और 400 यूनिट का 4000 आता है। मैं 24 घंटे मुफ्त बिजली देकर लोगों के 4000 रुपये महीने के बचा रहा हूं।
माननीय तिलक जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। हाँ। पहले केजरीवाल साहब को ये बताना चाहिए कि दिल्ली की जनसंख्या क्या है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है। हाँ। तो थोड़ा सा बराबरी से पहले समझना चाहिए कि आपको जो आंकड़े देने हैं किस ब्याह पे देने हैं। तो सबसे बड़ी कमी ये है, सुना मैंने तो IIT कर रखी है। 20 राज्यों में है सरकार उनकी, किसी एक राज्य में जहां पर आप मुफ्त बिजली दे रहे हो? एक उत्तर प्रदेश कई राज्यों में ही एक अपने में सक्षम में इतनी संख्या है उसकी। नहीं, मैं तो 20 राज्यों की बात कर रहा हूँ। 20 राज्यों में वो भी प्रोग्राम बता की कृपा से आपकी मैं सरकार है ना? मैं वही बता देता हूँ। कोई एक राज्य जहां पर आप मुफ्त बिजली दे रहे हो? जी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो असहाय है, विधवा है, विकलांग है, उनको मुफ्त बिजली दी जाती है। उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में 2 करोड़ लोगों का आंकड़ा है जो फ्री बिजली दी जाती है। नहीं, कहां पर मुफ्त बिजली दे रहे हो आप? मैंने बताया था आपको अभी, मैं जो असहाय लोग हैं, जो विधवाएं हैं, जो विकलांग हैं, ये प्रदीप जी कहां से आया आंकड़ा? जी है, बिल्कुल है, आप खुद देख सकते हैं। नहीं, मैं आपको मैंने क्या कहीं नहीं बताऊंगा, देखा। आपको पत्रकार है। 20 राज्यों में से आप जो है ये कह रहे हो कि हम यहाँ जी मुफ्त बिजली दे बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल साहब, और लाडली बहना योजना भी दे रहे हैं, वृद्धाओं को पेंशन भी दे रहे हैं। नाम कटवा दिए उसमें 20 लाख बिल्कुल नाम दे रहे हैं, नहीं, फिर बिल्कुल। तो 450 रुपए का सिलेंडर भी दे रहे होगे आप। हाँ, वो भी दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। मगर ये दावे नहीं करते झूठे आगे कि हरियाणा में सरकार हमारी बनेगी, पंजाब में सरकार हमारी बनेगी, ये सूपड़ा साफ हो जाएगा। गुजरात से भी, मध्य महाराष्ट्र से भी जो लोग दावे करते थे और बेचारे महीनों फिर गायब हो गए शक्ल लेके। किसने कहा आपको कि आप 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं? नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। किस राज्य में आप 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं? मैं किस राज्यों की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं कह अभी रहा तो हूँ आपने कहा कि आप दे रहे हैं। हैं और फिर आपने बताया कि आप 20 राज्यों में बिजली फ्री दे रहे हैं। मैं चावला जी बता तो रहा हूँ आपको, मैं किनको दे रहे बिजली फ्री बता तो रहा हूँ। मैंने संख्या बताई तो आपको मैंने। सरकारी दफ्तरों में बिजली फ्री उसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, जो सरकारी दफ्तरों में बिजली फ्री जा रही है उसकी बात कर रही है। हाँ नहीं, आपको लगता होगा, हो सकता है। आपको क्या करे, बेचारे दिल्ली बैठे ना, जो राजधानी को साफ नहीं कर पाए, जो पोल्यूशन फ्री दिल्ली कर दी है, वो बेचारों को आखिर नहीं पता ना उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो या मध्य प्रदेश की हो, गरीबी क्या होती है। क्योंकि दिल्ली वालों ने गरीबी देखी ना, उड़ीसा में गरीबी क्या होती है आपने देखा नहीं ना। जो हमारे खादी जो नेता पहनते हैं, वो कैसे माँ हमारी जो बहनें और माएँ हैं अपना तन ढकती हैं, वो आप लोगों ने देखी नहीं ना। तो आप नहीं समझ सकते साहब, क्योंकि आप टीवी हीरो है ना, और टीवी का हीरो बिल्कुल नहीं समझ सकते। और खासकर रतन तिवारी तो बेचारे वैसे भी राहुल गांधी के चेले, तसला खाली होता है, मट्टी का नाम होता है, तो समझने वाली चीजें बेचारे गरीबी नहीं समझ सकते ना। और बेचारे रतन तिवारी तो वैसे ही पूर्वांचल से आते हैं, सबसे गरीबी क्षेत्र रहा है, या 24 घंटे लाइट नहीं हुआ करती थी, तो बेचारे क्या करेंगे, झूठ तो बोलेंगे। अब दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, दिल्ली में सरकार आ रही है, मुख्यमंत्री का पता नहीं है कौन है, दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। इन्होंने कहा तो यही है कि पहले मैंने सवाल करा, सबसे पहले शुरू में बोला तिवारी साहब कि मैंने कहा ईमानदार नेता जो हमारे प्रचारक है वो पूरे किसी पार्टी में नहीं है, तो 2 पार्टी के नेता बैठे, बता दीजिए कौन से आपके प्रचारक है, 2-4 नाम हो तो बताइए। आपके कोई प्रचार प्रसार के लिए ईमानदार नेता हो, रतन तिवारी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मुक्की खा के जाते हो, झूठ बोल के जाते हो, तुम दिल्ली में सरकार बना रहे हो, बेचारे मुक्की खाओगे, फिर हरियाणा की सरकार फिर मुक्की खा के चले गए थे टीवी से। बहुत महाराष्ट्र में बेचारे आए थे बोलने के लिए, झारखंड के लिए बोलने आए थे, छत्तीसगढ़ के लिए बोलने आए थे, उत्तराखंड के लिए बोलने आए थे, राजस्थान में गैस सिलेंडर कब देने जा रहे हैं, क्या कह रहे थे, अच्छे दिन कब आएंगे। 240 इलाके में हमने केंद्र में सरकार बना ली, राहुल गांधी जी तो हमारे कॉल आ गए भी 99 पे खुश हो रहे हैं, 500 नंबर आ गए, 500 की संख्या आ गई, जो 99 पे आउट हो गए वो बेचारे खुश हो रहे हैं, उनकी देखो खुशियां बेचारों की। ऐसे ऐसे कुछ करने से फायदा नहीं होगा। सच्चाई को सच्चाई के रूबरू हुआ करो, सच्चाई को दिल में बैठाया करो, सच्चाई से छुपा मत करा करो, सच्चाई बोला करो, फायदा नहीं है कोई सरकार में नहीं है। रतन तिवारी जी, 25 साल से सरकार में नहीं है, क्या आया करो,
दिल्ली में झूठ मत बोला करो। सपना देखने वाले अरे लोग सपना तो छोड़ो, हम संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली लड़ने के लिए। एक मिनट पीयूष जी, क्या लगता है आपको कि मुद्दों के चुनाव दिखाई दे रहा है दिल्ली का? तकी साहब आपके पास आ रहा है महत्वपूर्ण सवाल लेकर। प्रदीप जी आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट आप ही का लूंगा। एक मिनट पीयूष जी, लग रहा है आपको? जी बता रहा हूँ 2% वोटिंग है आपकी जो पड़ी है यहाँ पे, ये औकात है कांग्रेस की दिल्ली के अंदर। ठीक है, परिणाम आएगा तो बात कर 24% लेंगे। है। 2% रहेगी, 3% यहाँ रहेगी। दावे ना करो बैठ के, यहाँ 700 कितनी सीट किलोमीटर है दूर दिल्ली बैठ में? के दिल्ली के दावे मत दिल्ली करो। में कितनी अगर सीट एक है? मिनट रुकिए, अभी दिल्ली किसके लिए दूर है पता चल जाएगा। एक मिनट रुकिए पीयूष जी रहेंगे। पीयूष जी कितनी जगह तिवारी अभी एक मिनट रुकिए ना प्रदीप जी, पानी पीजिए। एक मिनट रुकिए रोड प्लीज। है, बाईपास रोड है, वो किसके पास है कि डिपार्टमेंट के पानी पास एक है? मिनट प्लीज, अभी ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ पीयूष जी का ऑडियो रहेगा। पीयूष जी, जी लग रहा है आपको मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। देखिए तिलक जी, ये हमारे अब चुनाव की यही खासियत हो गई है कि वो लगातार मुद्दों से भटका के चुनाव लड़े जा रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और यही सब चल रहा है। और दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि जो मुद्दे हैं उन पे बहस होगी, उन पे फोकस होगा। और शुरुआती के कुछ समय तो ऐसा लगा था कि हाँ, जो लोगों को सुविधाएं देनी है उस पर बढ़ चढ़ के हर पार्टी जो है आगे आ रही थी और कर रही थी। और उसी पे होगा कि आपने नौकरी कितनी दी है, कितनी जमुना की सफाई हुई है कि नहीं हुई है, प्रदूषण की क्या स्थिति है, आपने नहीं अभी उस पर कंट्रोल किया है। और कानून व्यवस्था जो दिल्ली की है, जो केंद्र सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो तो इन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। लोगों की जो यहाँ पे एक असुरक्षा की भावना लोगों के अंदर गहरी होती चली जा रही है। प्रदीप जी एक मिनट, आपने आज ये कहा सीएम योगी ने, क्योंकि ये बयान खूब वायरल हो रहा है कि आप यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए, जी हमारा चैलेंज है। तो ये यमुना को, क्योंकि अभी मैं ऐसा सवाल पूछने वाला हूं, थोड़ा सा हटके है, आप उस पर थोड़ा उत्तर दीजिएगा, प्रकाश डालिएगा। तो यमुना को साफ करने का ठेका सिर्फ केजरीवाल जी के पास था? जी मैं बता देता हूँ। देखिए, बाढ़ नियंत्रण जो विभाग है वो इनके पास है। बाढ़ नियंत्रण और इनके, जी बोलूं सर मैं? नहीं, बाढ़ बोलूं मैं? यमुना साफ करने की हाँ, बात मैं वहीं है। आ रहा हूँ सर, वहीं आ रहा हूँ। हाँ। जो डिपार्टमेंट जो यमुना जी को देखता है, बाढ़ जो बाढ़ नियंत्रण जो डिपार्टमेंट है वो इसको देखता है। यमुना को एक विभाग बना हुआ है, को दिल्ली सरकार के पास है और भारत केंद्र सरकार उसके लिए फंड देती है। नहीं, ये एक मिनट, एक क्लियर करिएगा, एक सेकंड। 2023 में बड़ा थोड़ा काम आएगा तकी साहब, और जो तिवारी जी आप कह रहे थे वो थोड़ा नोट करिएगा। 2023 में, क्योंकि यमुना को साफ करने का जिक्र है, 2023 में एलजी ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि यमुना साफ नहीं हुई, उसकी वजह केजरीवाल की सरकार है। ठीक, मगर अप्रैल 2023 में एलजी विनय सक्सेना ने कहा था कि जून 2023 तक हम इसको साफ कर देंगे, यमुना को। जी ठीक प्रदीप जी, अब इसके पीछे की वजह यह थी कि एनजीटी समझ रहे ना सर? जी एनजीटी ने यह फैसला सुनाते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया, क्योंकि यह बार बार जिक्र हो रहा है कि यमुना को साफ केजरीवाल ने क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे की छुपी एक कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इस पर आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा कि जब एनजीटी ने फैसला सुनाते हुए हाई लेवल कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में चेयरपर्सन किसको बनाया प्रदीप जी? एलजी साहब को। अभी संज्ञान नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं। अच्छा, ये संज्ञान में नहीं है, यमुना साफ करवानी है केजरीवाल से, लेकिन ये संज्ञान में नहीं है कि एलजी साहब को हाई लेवल कमेटी का जिम्मा दिया गया था। श्यामला जी तोते की तरह बोलता हूं, सर अभी आगे बता रहा हूं, चीजें पता होती है, छुपता नहीं हूं मैं। नहीं, आगे बता रहा हूं सर, अभी रुक जाइए ना। यमुना तो साफ करवानी है किसी ना किसी से। जब कमेटी का गठन हुआ तो इस कमेटी का चेयरपर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि एलजी साहब को बनाया गया, तो इसमें 6 महीने में बैठकें होनी थी और उस बैठकों के तहत नतीजे निकलने थे। सप्ताह में कम से कम 1 बैठक होनी थी, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 10 बैठक हो पाई, 10 मीटिंग। 1 जनवरी 2023 में और अगस्त 2024 में हुई,
और सिर्फ 5 मीटिंग में एलजी साहब शामिल हुए, तो सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की। प्रदीप भटनागर जी। जी मैं बिल्कुल आ जाता हूँ। अब मुझे एनजीटी ने जिम्मा तो एलजी साहब को भी दिया हाँ था। साहब बिल्कुल दिया, बिल्कुल मैं आपकी बात ना नहीं करूंगा, मुझे संज्ञान वैसे है नहीं मेरे को, मगर फिर भी मैं अगर अच्छा, ये आप संज्ञान नहीं है, नेशनल चैनल यमुना में बोल साहब रहे हैं तो मैं केजरीवाल से बिल्कुल हाँ करवाओगे। करूंगा इस बारे में। देखिए एलजी साहब को बनाया गया तो एलजी साहब ने भी दिल्ली सरकार को बार बार आदेश करे, जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है उसको करे, और जो मीटिंगें भी हुई तो कि- सिर्फ आदेश क्योंकि जारी काम करना तो- एलजी साहब का सुन तो काम लीजिए था, साहब, सुन तो एनजीटी लीजिए ने तो साहब। कुछ और जिम्मा दिया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाई ना तो लेवल LG कमेटी साहब का बाबला गठन लेके हुआ। जंगल साफ करते, और कमेटी का जिम्मा तो एलजी साहब को दिया गया सर था। मैं आ तो रहा हूँ वहीं पे आपको। मैं कमेटी में अगर वो चेयरमैन थे तो और भी बहुत सारे लोग थे, और कई बार दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा गया होगा, ये भी श्योरिटी में बता के साथ कह सकता हूँ मैं। तो और पत्र लिखना ही काफी विभाग को होता भी है, यमुना पत्र लिखने से साफ होगी। अब मैं बता दूं यमुना सफाई कैसे होगी। यमुना की सफाई का ऐसा है, इस 11-12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहीं भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। तो जब तो आपको दिल्ली मालूम में- है साफ कर सकते हो तो दिक्कत क्या है, फिर केजरीवाल की क्या जरूरत है? तो केजरीवाल जी को नमस्ते करते कि दिल्ली अभी इन्हीं की झाड़ू से इन्हें अच्छा, साफ तो कर देगी, मतलब क्या चिंता केजरीवाल कर के रहे हैं हटने का आप? इंतजार कर इसके रहे बाद थे देख लीजिएगा यमुना सफाई के बारे में क्या हुआ केजरीवाल के क्या नहीं हटने का होना। इंतजार करो तभी यमुना को साफ करोगे आप। अब क्या करें, सारे विभाग इनके पास है, अच्छा, मंत्री इनके हैं, करने तो इन्हीं को है। तो मैंने ये इन गलत सरकार कहा तो फंड कि दे एलजीटी सकती है, कमेटी बना सकती है। एलजीटी ने आपको जिम्मा दिया था, ये गलत है। जी बिल्कुल मैं कहता रहा हूँ, मगर जो उपराज्यपाल हैं वो भी तो एक विभाग को ही बोलेंगे, या खुद फावड़ा लेके यमुना जी में उतर जाएंगे? ये अच्छा भी आपको समझना पड़ेगा ना। अच्छा, तो मतलब ये जिम्मेदारी जो है सिर्फ ये केजरीवाल जी जिम्मेदारी की थी। भी अगर चेयरमैन उन्हें बनाया है तो चेयरमैन भी अपनी कमेटी के साथ, आम आदमी पार्टी के नेता भी उसमें हैं, हाँ। और वो अपने एक विभाग को लेटर और पत्र देके इसके काम करा सकते हैं। क्या ये नहीं पता? तो मतलब राज्य आप ये सरकार कह रहे दिल्ली हो को कि केजरीवाल जो- हटेंगे तब आप यमुना को साफ कर दोगे? देखिए ऐसा है, यमुना सफाई की तो बात यह है कि जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेंगे, जो नाले जो यमुना जी में गिर रहे हैं, हाँ। तब तक कुछ हो नहीं सकता। हाँ। अगर हमने गंगा सफाई तो का काम यानी भी कुल किया तो मिलाकर ये कानपुर बात के सच अंदर है बहुत ना? बड़ा चमड़े का काम यानी होता कुल है। मिलाकर प्रदीप जी ये बात सच है ना कि यमुना को साफ करने का जो बार बार ठीकरा वो अरविंद दिल्ली केजरीवाल सरकार का पर है। फोड़ा जा रहा है, दिल्ली सरकार वो का है, सिर्फ और दिल्ली सिर्फ सरकार अरविंद का है। केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है। नहीं तो फिर अभी तो आप एनजीटी का बिल्कुल, जिक्र हुआ, अरविंद LG साहब केजरीवाल का जी की जिक्र हुआ, अभी भी जिम्मेदारी आप कह है। रहे हो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है। सर मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं चेयरमैन का अगर कमेटी बनाई है एनजीटी ने और चेयरमैन उन्हें बनाया है, हाँ। तो सरकार जिसकी चल रही है, जो विभाग जिसके पास है, बाढ़ नियंत्रण विभाग, ये काम उसका है। एनजीटी सरकार से नहीं चलती है। अब चावला जी मैं आपसे कहूं कि आप एंकरिंग छोड़ के और आप कैमरा पकड़ लो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अच्छा, मतलब कहीं भी प्रदीप जी खाता ना वही, जो प्रदीप जी बोले वही सही। नहीं सर, मैं खाता भाई की बात नहीं है। हाँ, मैंने पहले भी आपको Final राइट comment कहा आपका। शुरुआत में भी, और मैं एक छोटा सा मैं पंत जी का जवाब देना चाह रहा था। Please, पंत वक्त जी खत्म हो गया। ने अभी एक भाजपा को टोंट कसी थी, भाजपा भटकाती है। पंत जी दो राज्य बता दीजिए कि अब तक गुजरात में अगर भटकाया है तो कैसे है, उत्तराखंड में दोबारा सरकार आ गई तो भटकाया हमने कैसे है, और हरियाणा अभी में तो वक्त तीसरी बार इजाजत नहीं दे सरकार रहा, आई है तो लेकिन तकी भटकाया साहब कैसे है। आपसे सवाल छूट गया कि भाई ओखला, गाजीपुर और बलसावा तीनों जगह कूड़े के ढेर साफ कर दिए केजरीवाल जी ने, और पेरिस बन गया वहां कुमार पर। जी है कि नहीं? ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अभी बहुत कुछ बाकी है दिल्ली के चुनाव में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तकी साहब, रतन जी, प्रदीप भटनागर जी और पीयूष जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।